नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों में दल बदल का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते हल्द्वानी में बीजेपी के सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रमुख एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने भीमताल विधानसभा के कई कार्यकर्ताओं को घर वापसी कराकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। वहीं बीजेपी परिवार के कार्यकर्ताओं की फिर से घर वापसी करते हुए सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि भावावेश में आकर बीजेपी के कार्यकर्ता भटक गए थे। लेकिन गोविंद सिंह बिष्ट ने आगे ये कहा कि लंबे समय तक जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को अपनी मेहनत से सींचा था, उनकी घर वापसी पर उनको खुशी का माहौल है। तीसरे चरण की जनपद नैनीताल की चंदन सिंह के नेतृत्व में ज्वाइनिंग हुई है। इसमें पहले चरण में हमने फौज के बड़े अधिकारी और साथ में जो खेल या अन्य जो निश्चित लोग थे उनकी ज्वाइनिंग कराई, और दूसरे चरण में अनुसूचित बंधु और कांग्रेस के कुछ बंधु और वकीलों की ज्वाइनिंग कराई, और तीसरे चरण में आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, किसी कारणों से इधर उधर थे, वो भारतीय जनता परिवार में शामिल नहीं थे, आज उन सबको हमने भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग कराई है। और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा है, 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी। ये संकल्प लेकर हम निरंतर परिवार बढ़ा है। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में मानस खंड परियोजना मास्टर प्लान के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 1000 देवदार के पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है। वहीं कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने पेड़ों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोग उसके विरोध में उतर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दारुक वन के पेड़ों की पूजा की जाती है और जागेश्वर धाम देवदार के जंगल के बीच स्थित है। नैनी जो मोटर मार्ग है जो भगतपुरा की तरफ जाता है, तो इस पे पीडब्ल्यूडी की तरफ से अभी लगभग 1000 पेड़ों का चिन्हीकरण करके इन्हें काटने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका हम समस्त क्षेत्रवासी खुलकर विरोध करते हैं। एवं जो वर्तमान सरकार है इसे भी इसे एक पर्यावरण के लिए हित सोचकर इन पेड़ों को काटने के सिवा कुछ और ऐसे कुछ प्रस्ताव देखने चाहिए, या फिर ऐसी कुछ और सुविधाएं देखनी चाहिए जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को उसका लाभ मिल सके और इन पेड़ों को भी बचाया जा सके। और क्योंकि जागेश्वर धाम में देवदार पेड़ों का एक विशेष महत्व है। मानस खंड परियोजना में शामिल पौराणिक मंदिर श्री जागेश्वर धाम, ये हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से एक है। नागेशन दारुका बन करके पुराणों में इनका वर्णन निकलता है। दारुक वन, यहाँ पर हजारों की संख्या में प्राचीन काल से ही देव दारुक वन है। वर्तमान समय में जागेश्वर मंदिर समूह के लिए आरतोला से जागेश्वर तक सड़क का चौड़ीकरण का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें हजारों दारुक वृक्ष को चिन्हीकरण किया गया है। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में 3 दिवसीय वसंतोत्सव 2024 का शुभारंभ हो गया है। फूलों की प्रदर्शनी को देखने के लिए आम जनता को 1 मार्च से 3 मार्च तक राजभवन के निःशुल्क प्रवेश की सुविधा रहेगी। वहीं 2024 के वसंतोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान समारोह में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे। इस बीच राज्यपाल ने बताया कि 1 मार्च से 3 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसके तहत आम जनता फूलों की प्रदर्शनी को देख सकेंगे। आज का जो वसंत उत्सव है, ये पर्व है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मैं कहूंगा पर्व है। और एक बात पक्की है कि उत्तराखंड सचमुच में पुष्प प्रदेश बन गया है। और यहाँ पर एक अलग बात है, हमारे फूलों के अंदर में जो दिव्यता है, भव्यता है, सुंदरता है, वो पूरे विश्व से बिल्कुल अलग है। थराली नगर पंचायत का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोगों में अधिशासी अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विकास कार्यों तक नगर पंचायत के लिए आक्रोश नजर आया। हालांकि अब नगर पंचायत का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। नगर पंचायत प्रशासक की जिम्मेदारी है। ऐसे में नगर पंचायत चुनाव से पहले देवराडा और भेटा वार्ड के नगर वासियों ने नगर पंचायत से खुद को अलग करने की मांग शुरू कर दी है। हमारी क्या क्या मांगे हैं, पहले मैं अभी आप
नगर पंचायत का जो भी कार्यक्रम यहाँ पे चला वो बिल्कुल ग्रामवासियों को नकार लगा है और सारी ग्राम के जितने भी बासिंदे हैं सबकी एक ही मांग है कि नगर पंचायत थराली से देवराड़ा वार्ड 2 को पृथक किया जाए। और जहां तक काम का है उन्होंने पूरे 5 साल में 80 लाख के लगभग काम किया है। और जब हमारी देवराड़ा पंचायत थी तो 1 ईयर में 1 करोड़ रुपया ग्रामवासियों को मिलता था, जिससे कि उनकी आजीविका का साधन चलता था। आज की डेट में ना रोजगार गारंटी छिन गई, लोगों का जो व्यवसाय था। यदि हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम अभी भी अपनी इस पे अड़े रहेंगे। जो हम कह रहे हैं कि भाई हम नगर पंचायत का यहाँ पे पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं और जब तक शासन, अभी तक मैं देख रहा हूँ कि 1 हफ्ते का इनने हमसे समय लिया था, अभी भी शासन प्रशासन कोई हरकत में नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम पूर्ण रूप से इसको जारी रखेंगे। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा और आज हम वार्ड 2 देवराड़ा से एक लोक शिष्टमंडल लेके आए हैं तहसील प्रशासन के पास। हमारी ये मांग है कि हमको नगर पंचायत से पृथक किया जाए और अगर नहीं होता है तो हम लोकसभा का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। हाँ, जो आज ज्ञापन दिया गया है उसको आगे शासन को भेजा जाएगा। बाकी नगर पंचायत में जिन जिन वार्डों में कोई योजनाएं रह गई क्रियान्वित होने से तो उनको क्रियान्वित किया जाएगा और जहाँ जहाँ विकास के कार्य होने हैं उनको कार्य में किया जाएगा पूरा। हाँ, इनका ये कहना है कि गांव में जो अभी तक विकास नहीं हुआ है, कई योजनाएं लागू नहीं है, तो उनको हम भरपूर प्रयास करेंगे कि योजनाएं धरातल पर दिखाई दें। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस को शुक्रवार को बड़ी कामयाबी मिली है, जिससे 308 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक में बाजार की कीमत 30 लाख बताई जा रही है। वहीं एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र दोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये लोग बरेली से स्मैक लाकर हरिद्वार में स्कूली बच्चों और नशा करने वालों को बेचते थे। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से पति और पत्नी भी शामिल हैं और वे पहले भी इसी काम में जेल जा चुके हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से डिजिटल तराजू, 1 कार और 14,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। एएनटीएफ हमारी टीम लगातार पिछले कुछ समय से एनडीपीएस एक्ट में जो लोग वांछित हैं, जो एनडीपीएस एक्ट में जो कार्रवाई कर रहे हैं, इन पर लगातार नजर बनाई हुई थी। इसी में एक इनपुट एएनटीएफ के पास था, जिसमें पूर्व में जो लोग जेल में गए थे उसमें अभिषेक और उसकी वाइफ मीनू, उस पर हम लोग लगातार हमारे टारगेट में था। उसकी जो धरपकड़ को लेके उस पर वॉच हम लोगों ने रखा था। तो एक सूचना हमारे पास था इनपुट की, 2 लोग हैं वो 300 ग्राम के आसपास जो स्मैक है वो इनके यहाँ डिलीवर होना था। हल्द्वानी में 8 फरवरी को बनभुलपुरा हिंसा में शामिल महिला पत्थरबाजों की पुलिस ने गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बनभुलपुरा हिंसा में शामिल 5 महिला उपद्रवियों को पुलिस ने वीडियो एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही अन्य महिला उपद्रवियों की भी पहचान का काम चल रहा है। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर कई टीमें काम कर रही हैं। आगे भी अन्य महिलाओं की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके साथ ही पुलिस विभाग के नुकसान का आकलन भी प्रशासन और पुलिस विभाग कर रहे हैं। गौरतलब है कि बनभुलपुरा हिंसा में पुलिस ने अब तक 84 पुरुष और 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। अब इसमें जो हमारे पास साक्ष्य आ रहे हैं, जो वीडियो फुटेज का एनालिसिस हमने किया है और जिस तरीके से जो वहाँ पर उपद्रव करने वाले लोग चिन्हित हुए हैं, इसमें कुछ महिलाओं की भी संलिप्तता आई थी। तो आज उसमें साक्ष्य संकलन करते हमने 5 महिलाएं जो उनको गिरफ्तार किया है। ये 5 महिलाएं मलिक का जो बगीचा है उस वहाँ पर जब अतिक्रमण की कार्रवाई को किया जा रहा था, उस संदर्भ में इनके द्वारा वहाँ पे पुलिस पार्टी पे पथराव किया गया एवं पुलिस पार्टी का जो
वाहन थे उनको जलाने में जो दंगाई थी उनकी भी इन्होंने मदद की है। तो उसी आधार पर 5 महिलाओं को इस दंगे में शामिल करते हुए गिरफ्तार किया। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? क्या और भी चिन्हित करी है अभी? देखिए और भी महिलाएं हैं जिनका चिन्हीकरण का काम चल रहा है। तो हमारे पास जो बाकी वीडियोज हैं, फुटेज है, उनके आधार पर हम बाकी लोगों को चिन्हित करें। आने वाले समय में और महिलाओं के सुदामा मार्ग पर रहने वाले दादा की नजर चूकते ही उनका 3 साल पोता गायब हो गया। पोता दिखाई नहीं देने पर दादा बेचैन हो गए और उसको तलाशने के लिए इधर उधर भागने लगे। पर्यटकों ने बालक को पुल के पास ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने बच्चों को शांत कराया और ट्रैफिक पुलिस के जवानों की मेहनत रंगलाई और कुछ ही देर में बालक के दादा रास्ते में बच्चे को खोजते हुए आ गए। ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने बताया कि बालक के माता पिता बिहार बेतिया के रहने वाले हैं जो काम पर गए हुए थे। इस दौरान दादा की नजर चूकने ही बालक घर से बाहर निकल गया और गनीमत यह रही कि बालक के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। बालक के परिजनों के मिलने पर पुलिस ने भी राहत की सांस ली। वाणिज्य कर विभाग की तरफ से ज्यादा संख्या में नोटिस आने पर खटीमा नगर के व्यापारियों ने राज्य कर कार्यालय में उच्च अधिकारियों का घेराव किया और व्यापार मंडल सचिव हिमांशु अग्रवाल ने विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। इसमें जो है आईटीसी को लेकर के एक नोटिस व्यापारियों के द्वारा दिया गया था। इसमें इसके अंतर्गत व्यापारियों को ये कहा गया था कि जो आप आईटीसी से इनपुट ले रहे हैं वो इनपुट ना लेकर के आप कैश में उसको जमा करिए या अन्य माध्यम से उसको टैक्स जमा करिए। तो हमारा उनसे यही चीज माध्यम था कहने का कि अगर आपके हमारा इनपुट निकल रहा है व्यापारियों का तो वो टैक्स किस बिहाफ को लेकर के जमा करें। और सिर्फ उनका एक ही चीज को लेकर के एक ही मकसद था कि जो है व्यापारियों को परेशान कैसे हो और कोई जाके अधिकारी नहीं मिलता। सिर्फ इस चीज को लेकर के एक माध्यम था जिसमें हमने अपनी जो है बात उनके आगे रखी है और उन्होंने इसके निस्तारण के लिए पूरा जो है हमें आश्वासन किया है। महाशिवरात्रि के मौके पर नीलकंठ में मेले का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे ने कावड़ियों की भीड़ को देखते हुए 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि 1 एसपी, 2 सीओ, 2 प्लाटून पीएसी, 80 सिपाही और 20 सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की तैनाती बैराज, स्वर्ग आश्रम और नीलकंठ पैदल मार्ग और मंदिर परिसर में की जाएगी। किया गया है। आपको बता दें नीलकंठ में मेला लगता है जिसमें कई संख्या में कावड़ी पहुंचते हैं, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी श्वेता चौबे ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं क्योंकि काफी संख्या में कावड़ यहां पर पहुंचते हैं, श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात पर है। हल्द्वानी में पुलिस ने जिले में ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत की है। वहीं आप बता दें कि बाल भिक्षावर्ती के खिलाफ 1 महीने तक पुलिस जिले में व्यापक अभियान चलाएगी। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले 15 दिन यानी 15 मार्च तक बाल भिक्षावर्ती या कूड़ा उठाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद अगले 15 दिन भिक्षा नहीं शिक्षा देने के बैनर तले व्यापक जन जागरूकता का अभियान होगा। साथ ही भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ के माध्यम से विद्यालयों में दाखिला करवाया जाएगा और उनके बेहतर भविष्य के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि प्रतिवर्ष चलाई जाने वाली इस अभियान के तहत इस वर्ष भी व्यापक पैमाने पर पुलिस पूरे जिले में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चलाएगी। देखिए, गत वर्ष भी अभियान चला था और इस वर्ष भी ये अभियान 1 माह का चलाया जा रहा है। आज इसकी लॉन्चिंग हुई है जिसमें फर्स्ट फेज 1 से 15 तक हम बच्चों को चिन्हीकरण करेंगे और उनको रिहेबिलिटेट करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज हमने एनजीओ और अपनी टीम और सीडब्ल्यूसी के साथ मीटिंग की है
और ये टास्क दिया है कि प्रतिदिन हम जितने बच्चे चिन्हित करेंगे उसकी सूचना हम इकट्ठा करेंगे। और सेकंड फेज में हम 16 से लेकर 31 जनवरी तक 31 मार्च तक इनके व्यापक प्रचार प्रसार पब्लिक में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे कि बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा देनी है और इनको शिक्षित करवाना है, क्योंकि अगर हम समाज उसको भीख देगा तो वो फिर इस चीज से मुक्त नहीं हो पाएंगे किसी तरह से। और वैसे मैं अपने संस्था में भी मिशन उड़ान करके मैं एक टीम चलाती हूँ, जिसमें हम लोग बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रोग्राम चलाते हैं, बच्चों के एजुकेशन करवाते हैं, स्पॉन्सर्स कलेक्ट करते हैं। जो स्पॉन्सर्स 2 बच्चों का एजुकेशन का जो चार्ज होता है, फीस वगैरह, उनके स्कूल बैग, थर्मस, बॉटल, इस तरीके का सामान देते हैं। सर ने मुझे इस थीम के बारे में बताया कि ये मिशन ऑपरेशन मुक्ति चलाएंगे। इसमें हमारा सहयोग ये रहेगा संस्थाओं का कि हम लोग ऐसे बच्चों को जो है टारगेट करेंगे, देखेंगे, उन बच्चों को नॉमिनेट करेंगे। अभी तक मैंने 150 बच्चों को इसमें जोड़ा हुआ है, 150 बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं हम लोग। प्रशासन की तरफ से अभी तो कोई हेल्प नहीं है, लेकिन अभी जैसे सर ने मुझे बताया तो इसमें से मैं कोशिश करूंगी प्रशासन हमें हेल्प करे। सहसपुर थाना क्षेत्र के धर्मावाला क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत होने की खबर सामने आई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटनाक्रम के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। स्थानीय पुलिस ने 108 की मदद से घायलों को उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला और एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि मोड़ पर ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। यह तो जांच का विषय भी है कि हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ या ओवरटेक के कारण हुआ। बहरहाल पुलिस ने मृतकों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के सही कारणों की तलाश में लग गई है। ये हमारे उप जिला चिकित्सालय विकास नगर में आज 4 बजे करीब 4 इंजर्ड पेशेंट आए थे, जिसमें से 2 तो इंजर्ड हैं, दोनों के पैर फ्रैक्चर हैं और 2 लोग डॉट डेड आए हुए हैं, जिनकी 108 से यहाँ पे लाए हुए हैं। कौन शामिल है बच्चे? इसमें 2 तो मेल हैं और 1 फीमेल है और 2 फीमेल है, जिसमें 2 बड़े हैं। उसमें से उनके जो मुखिया था उनका तो डॉट डेड आए थे और 2 बच्चे हैं। बच्चे में एक छोटी सी बच्ची है 7 साल की, वो भी एक्सपायर है। जो घायल है उनकी क्या हालत है? उनके दोनों को पैर फ्रैक्चर है, आगे रेफर किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने पूरे देश में इस बार 400 पार के नारे के साथ तैयारियां तेज कर दी है, तो वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार जीत दर्ज करने के लिए चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नैनीताल लोकसभा सीट को फिर से जीतने के लिए सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है, तो वहीं कार्यक्रम की रूपरेखा को अमली जमा पहनाया जा रहा है। वहीं बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगामी 2 मार्च को हल्द्वानी में होने वाले क्लस्टर सम्मेलन में न आ पाने के कारण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था वो स्थगित हुआ है। ये क्लस्टर का कार्यक्रम अगली बार होगा, शीघ्र ही होगा। और मैं कह सकता हूँ कि हम कुमाऊं की दोनों सीट अल्मोड़ा लोकसभा, नैनीताल लोकसभा पिछले बार के मतों से अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं। आप निश्चित मानिए, जितना अभी मेरा प्रवास वहां मैं देखता हूँ, कार्यकर्ताओं में जहाँ भारी उत्साह है वहाँ जनता में भी भारी उत्साह है और सब लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। आधारित पार्टी और लगातार समाज के बीच में और जनता के बीच में रहती है। इसी निमित्त अभी चुनावी प्रक्रियाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उसी प्रक्रिया निमित्त अपनी रचनाओं को करती रहती है। इसी तरह जो है हमारे पहले प्रदेश के प्रभारी बने, इसके बाद लोकसभा के प्रभारी बने और अब विधानसभाओं के प्रभारी नवनियुक्त प्रभारी बने हैं और आज यहाँ उन प्रभारियों का हमने सम्मान किया। इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रकोष्ठ गठित हुए थे, प्रकोष्ठों के जिला संयोजक भी आज बने, तो उनका भी हमने जो स्वागत समारोह यहाँ पर संपन्न हुआ उनको भी हमने माल्यार्पण करा। इसके बाद जो हमारी अभी मंडलों की इकाइयाँ प्रकोष्ठों की बननी है, उस निमित्त भी हमने आज यहाँ दिशा निर्देश इनको जारी करे जी। और इसके साथ साथ ही जो अभी आगामी हमारा 2 तारीख को होने वाला कार्यक्रम था, उसके स्थगन की भी सूचना हमें अभी आई है। उसकी नई डेट जो शीघ्र ही आएगी। कुछ
उत्तराखंड विधानसभा में विनियोग विधेयक पास कराने के साथ ही विधानसभा के बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने संख्या बल के आधार पर संसदीय परंपराओं की अनदेखी की है और विपक्ष की आवाज को दबाकर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला मौका है जब राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता सदन का धन्यवाद उद्बोधन नहीं हुआ है और उसके बाद बिना चर्चा के ही विनियोग विधेयक की पास करा दी गई है। जो बजट में चर्चा में हमें भाग लेना था, सभी माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और सरकार की नीयत, सरकार की मंशा से साफ जाहिर हो रहा था कि ये सदन को ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे। ये हमें उत्तेजित कर रहे थे, इस तरह का वातावरण बना रहे थे जिससे कि सदन में व्यवधान हो और हम वॉकआउट करें और ये बजट पास कर लें। आज हमारे माननीय सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा से निवेदन किया, अनुरोध किया कि विपक्ष के माननीय विधायकों को भी अवसर मिलना चाहिए। देखा होगा बजे रात तक बैठे थे क्योंकि हर एक विधायक बोलते हैं, विपक्ष के सदस्य जो हैं वो हर टॉपिक पे बोलते हैं और हम उनको बोलने का समय देते हैं। तो इस तरह की बात कहना कि हमको बोलने नहीं दिया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आज उन्होंने, जब वो सदन में नहीं थे, उनका नाम लिया गया, अगर वो अंदर आते तो उनको अवश्य बोलने का समय दिया जाता, लेकिन नाम बोलने पर भी जब वो अंदर सदन में नहीं पहुंचे तो आप लोग जानते हैं जो परंपरा है, जो सदन की जो जिस तरह से कार्रवाई होती है, अगर नाम लेने पर वो अंदर नहीं पहुंचे तो दूसरे पे जाते हैं और उसके बाद वो जब नहीं पहुंचे तो फिर हमारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको बारी दी गई। देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा का बजट सत्र आज पूरा हो गया, मतलब संपन्न हो गया और जो मुख्य बिंदु माननीय राज्यपाल का अभिभाषण वो सदन से पारित हुआ, धन्यवाद प्रस्ताव, और जो हमारा बजट था, बजट सत्र जिसको हम कहते हैं, उसमें जो बजट मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपे चर्चा का विषय जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा कल लगभग 1.25 घंटा उन्होंने उस पर बोला और आज उस पर फिर चर्चा प्रारंभ होनी थी, चर्चा प्रारंभ हुई और उसी बीच में चर्चा के दौरान ही वो लोग वेल में आ गए। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है और उन्होंने उत्तराखंड में आज से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 1 मार्च से 3 मार्च तक प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी होगी। 1 मार्च को मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 और 3 मार्च को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इनमें जो है जहां ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी, उसके साथ साथ भारी बारिश या भारी जो बर्फबारी है वो भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पर कल रात को भी जो है वो देखने को मिलेंगी। अन्य जगह बात करें, कल तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है या हेल की एक्टिविटी है वो भी लेट नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में कल जो है कल रात और परसों के अर्ली मॉर्निंग में वो देखने को मिलेंगी। जब आप 2 तारीख को जाएंगे तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ेगी। तो पूरे प्रदेश में मैं कहूंगा कि ज्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश है वो चलने वाली है, दिखने वाली है। और साथ में जो भारी बारिश या बर्फबारी है तो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उन सब में भी रहेगी। हल्द्वानी के बंधुलपुरा स्थित मलिक में एक बगीचे में 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए दंगे में अब कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा कि केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम के द्वारा दंगे प्रभावित क्षेत्र में निरीक्षण किया गया है। वहीं दंगे को लेकर लोगों से बातचीत भी की गई और उस पूरी घटना में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसको मजहर नईम नवाब राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे।
देखिए, जो 8 तारीख की घटना बनबुलपुरा क्षेत्र में घटी है, थाने को भी आग लगाई गई और 100 से ऊपर वाहन जले हैं। ये गंभीर घटना है, कलंकित करने वाली है उत्तराखंड में। इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार के मुखिया के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी अगले दिन आकर के घटना की जानकारी ली और पीड़ितों से भी मिले, सबसे बात की उन्होंने। मुख्य सचिव भी मिले, प्रमुख सचिव और आपके पुलिस महानिदेशक भी आए और हमारी केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम भी यहां आई। उन्होंने भी अपने स्तर से देखा है। महिला आयोग की टीम भी अभी अपना दौरा किया है, उन्होंने भी अपने स्तर से देखा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।